हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान है। इस परेशानी का कारण क्रिकेट मैच में उनका हारना नहीं है, बल्कि एक गंभीर बात है। दरअसल पाकिस्तान एक गंभीर बाढ़ की चपेट में है और उस बाढ़ के चलते हुए ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे उभरते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे दो अजीब स्थितियां पाकिस्तान में इस गंभीर बाढ़ के रहते हुए भी देखने को मिल रही है। पहली तो पाकिस्तान के ट्वीट पे कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आपको बहुत मिल जाएंगे। भला ऐसा क्या हो गया कि जहां पर 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट पे हैं, वहां पर बधाइयों के संदेश देखने को मिल रहे हैं। आईएमएफ की तरफ से उनको एक बेल आउट पैकेज दे दिया गया है। ये बेल आउट पैकेज क्या होता है समझेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आईएमएफ की तरफ से कुछ पैसे उनको मदद करने के लिए दे दिए गए हैं। दूसरी अजीब बात ये हुई है कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारे खेत, यहाँ तक कि पूरे के पूरे गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो खाने की कमी वहां पर देखिए हो गई है। तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड पर विचार कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टी इस स्थिति में भी अपने राजनीतिक हितों को ऊपर रखते हुए इस बात का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो भारत के साथ व्यापार संबंध रखना ठीक नहीं है। तो खाना खाना जरूरी है या फिर कश्मीर का राग अलापना जरूरी है, ये तो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। हम ये समझेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड अगर बंद है तो क्यों है, और क्या ये पूरी तरीके से बंद है या पाकिस्तान पिछले दरवाजे से कुछ चीजें अभी भी ले लेता है। साथ ही हम समझेंगे कि बाढ़ की क्या स्थिति है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस को देखेंगे और देखिए आईएमएफ की तरफ से उनको जो बेल आउट पैकेज दिया गया है ये जानेंगे। भारत का क्या स्टैंड है पाकिस्तान की मदद करने को लेकर, इसको भी समझेंगे। हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम मिले हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए, जिसे पिक्चर्स के माध्यम से बेहद आसान भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरों से। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पाकिस्तान की बाढ़ के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान की हेल्प करने की मंशा जताई थी, जिसका रिप्लाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हम लोग जो है इस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान की बाढ़ के बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय मदद जो है पाकिस्तान को पहुंचनी शुरू हो गई है। टर्की जो कि उनका प्यारा देश मित्र है, और साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात, उनकी तरफ से कार्गो जो है पाकिस्तान की ओर रवाना हो गए हैं। अब देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसकी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा सा नजर इस आर्टिकल पे डालिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ पाकिस्तान ग्रैपल्स विद फ्लड्स अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस और तालिबान इंसर्जेंसी। देखिए कोविड-19 की वजह से और साथ में रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पर पड़ रहा है, वहां पर पहले से ही एक आर्थिक संकट का सामना वो कर रहे थे। देखिए कोविड-19 से पहले भी पाकिस्तान के आर्थिक हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन कोविड-19 ने, वो कहावत है ना जले पर घी छिड़कना, दरअसल वो कर दिया। तो वहां पर देखिए सामान की कमी हो गई। अगर बात की जाए उनका एक्सपोर्ट जो कि पहले से ही काफी कम था, वो बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा कम हो गई और जिसकी वजह से जरूरी चीजों का आयात करने के लिए एक मुद्रा संकट जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के जैसे वो डिफॉल्ट कर सकते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आईएमएफ के बेल आउट पैकेज ने फिलहाल उनको जो है बचा लिया है। स्पिल ओवर इफेक्ट की मैंने बात की, ये क्या होता है, देखिए जब कहीं कोई चीज होती है, जैसे मान लीजिए पानी एक जगह गिरता है, तो क्या वो उसी जगह तक सीमित रहता है, उसके छींटे बहुत दूर तक जाते हैं। यही स्पिल ओवर इफेक्ट है। युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं ये पूरे विश्व पर देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल महंगाई पूरे विश्व में बढ़ रही है, गैस का संकट यूरोप में देखने को मिल रहा है, तेल की जो कीमतें हैं वो ऊपर नीचे हो रही है, खाद्यान्न संकट, गेहूं को लेकर एक समस्या विश्व में देखने को मिल रही है। तो इन सारे हालात का तो देखिए सारे ही देशों पर प्रभाव पड़ा होगा, तो पाकिस्तान ही ज्यादा स्पेसिफिकली क्यों। देखिए जिन कंट्रीज के अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे, जो अपनी अर्थव्यवस्था पर बाकायदा काम कर रहे थे, वो थोड़ा झटकों को सह गए, लेकिन जहां पर राजनीतिक हितों को
किसी भी अन्य हित के ऊपर रखा जाता हो वहां संभलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये पाकिस्तान के मामले में एकदम सटीक जो है फिट बैठता है। दूसरा देखिए, तालिबान इंसर्जेंसी। अफगानिस्तान में तालिबान वाला जो मामला हुआ है, तो पाकिस्तान का जो प्यारा दोस्त अमेरिका है, इससे इनके रिश्ते क्या है, खट्टे हो गए। इमरान खान के कार्यकाल के दौरान तो काफी बुरा दौर एक देखने को मिला, और अब फिर से जो है पाकिस्तान और अमेरिका साथ आ रहे हैं। हम आगे देखेंगे, उन्होंने पाकिस्तान की फिर से हेल्प भी की है, लेकिन इमरान खान यहाँ पर एक आरोप लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान को है वो अमेरिका के हवाले कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं तो उनकी बातों में सच्चाई भी है। जब हम IMF का बेल आउट पैकेज समझेंगे तो इसको भी जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, इमरान खान ये आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे जो विधायकों का इधर उधर आना जाना हुआ था, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ बातें देखिए ठीक भी हैं। इसके अलावा चाइना को भी कैसे भूला जा सकता है। उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना तो जाना ही जाता है अपनी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी की वजह से। उसकी वजह से भी देखिए पाकिस्तान में जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। पहली बात तो चाइना अपने ही लोगों को आगे रोजगार देता है, तो इससे स्थानीय पाकिस्तानियों को तो रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो एक उनको इस पैसे पे वापस से इंटरेस्ट चुकाना रहता है, इसको लेके भी एक फिजिबल सा जो तरीका उनको नहीं मिल रहा था। और हाल ही में ये न्यूज़ में भी था कि सीपेक का जो आयोग है इसको अबॉलिश करने की उन्होंने बात कही थी। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए क्या लिखा है, 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर। 1/3 पाकिस्तान बाढ़ के पानी से डूब चुका है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सिंध और बलूचिस्तान, ये दोनों प्रांत जो है बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ पर औसत से लगभग 500% अधिक बारिश हुई है। इस डाटा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये देखिए ये स्थिति आई कैसी है। तो जो टोरेंटियल रेन होती है उसकी वजह से फ्लैश बाढ़ हुई, और फ्लैश बाढ़ की वजह से ये सारा कारनामा वहां पर हुआ है। ये जो टोरेंटियल रेन होती है ये क्या होती है, जब अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक तीव्रता के साथ बेहद ज्यादा समय के लिए बारिश आ जाए, जिसको मोटे तौर पर मूसलाधार बारिश हुई है कह देते हैं, तो देखिए ये फ्लैश बाढ़ का कारण बनती है। फ्लैश बाढ़ का मतलब क्या होता है, जब एकदम से बहुत सारा पानी बिना किसी रुकावट के बहकर आ जाता है और शहरों में घुस जाता है, तो वो फ्लैश बाढ़ होती है। अब देखिए फ्लैश बाढ़ आई है, टोरेंटियल रेन की वजह से आई है, और पाकिस्तान के बेसिकली सीनेटर्स का ये कहना है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब इसको आप अपनी GS से जोड़ लीजिए, आपका सामान्य दिन पेपर 3 जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि यूरोप की बात करें तो यूरोप में पता नहीं कितने पुराने इतिहास को उठाकर देख लीजिए तो सबसे बड़ी हीट वेव का सामना करना पड़ा है। चीन में बहुत बड़ा सूखा जो है फेस करना पड़ रहा है। भारत की बात करें तो मानसून सामान्य से खराब रहा है, हीट वेव की स्थिति हमें भी देखने को मिली है। तो मतलब जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है। इस मामले में देखिए पाकिस्तानी ठीक कह रहे हैं, हालांकि ये भी आधा सच है, बात करेंगे इस पर भी। तो देखिए जलवायु परिवर्तन यानी कि ये आपको जो है पढ़ने के लिए जरूरी हो जाता है। इसके बाद देखिए पहले एक मैप देख लेते हैं पाकिस्तान का। जो डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है ये एरिया सीवियरली अफेक्टेड है, गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित है। हल्का नीला जो है पार्शियली अफेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंध प्रांत है, ये बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ पे पंजाब वाला एरिया पड़ जाता है। तो सिंध और बलूचिस्तान ये तो गंभीर रूप से प्रभावित जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सैटेलाइट इमेजेस देखिए, ये कब की इमेज है, तो ये 24 मार्च 2022 की इमेज है। आपको प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 28 अगस्त 2022 की बात करें तो पूरा का पूरा ये क्या है, पानी से भर गया है। BBC का जो है मैंने आपको ये दिखाया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, लगभग 1100 डेथ हुई है, 1600 से ज्यादा घायल हो गए हैं, 3,25,000 घर बर्बाद हो गए हैं, 7,35,000 से ज्यादा लाइव स्टॉक बर्बाद हो गया है, 2 मिलियन एकड़ से ज्यादा जो खेत थे वो बर्बाद हो गए हैं। जब 2 मिलियन एकड़ से ज्यादा खेत बर्बाद हो जाएं तो खाने की तो गंभीर स्थिति देखिए मिलने को मिलेगी ही।
अब बात करते हैं जो ये 500% से भी ज़्यादा रेन हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑरेंज कलर से एक आपको डाटा दिखाया गया है, ये 1961 से लेकर 2010 के बीच में जितनी भी बारिश हुई उसका एक औसत निकाल लिया गया है। उस एवरेज के कंपैरिजन में 2022 में कितनी बारिश हुई है इसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो सिंध की अगर बात करें तो देखिए ये यहाँ पर पहुंच गया है, यानी कि 508% से भी अबव जो है बारिश हमें देखने को मिली है। ऐसा ही बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब देखिए, अब हम एक बेसिकली एक चीज जोड़ेंगे यहाँ पर। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि ये क्या एक अभूतपूर्व आपदा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्होंने क्या है ये बेसिकली अपील की है कि आप आकर मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि 10 अरब अमेरिकी डॉलर जितना आर्थिक नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें टर्की और यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो इनके जो कार्गो प्लेन्स थे जिसके अंदर टेंट, फ्लड और जो अदर डेली नेसेसिटीज होती हैं ये थे, ये पाकिस्तान की तरफ रवाना बकायदा हो गए हैं। इसी बीच में अब देखिए जो पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं शेरी रहमान, उन्होंने जलवायु परिवर्तन को इसके लिए जिम्मेदार माना है और वो गलत भी नहीं है। उन्होंने हाल की गर्मी में जंगलों में आग लगने की ज्यादा घटनाओं के बारे में भी बताया है और जंगलों की आग तो देखिए भारत में भी देखने को मिली थी और यूरोप के जंगलों में भी ये चीज देखने को मिली थी। अगर हम वापस से उस डाटा पे जाएं जो हमने देखा था, तो देखिए ये कहता है, बीबीसी वालों की तरफ से बताया गया, अगर ध्रुवीय क्षेत्र के बाद ज्यादा ग्लेशियर हैं तो देखिए पाकिस्तान भी उनमें से एक है, यानी कि पाकिस्तान में काफी ग्लेशियर मिलते हैं। जब गर्मी ज्यादा होगी तो ग्लेशियर्स का बर्फ पिघलेगा, जब बर्फ पिघलेगा तो नदियों में पानी ज्यादा आएगा, जब नदियों में उनकी क्षमता से ज्यादा पानी बहेगा और ऊपर से बारिश भी ज्यादा होगी तो बाढ़ की ही स्थिति उत्पन्न होगी। तो मतलब देखिए जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, हम इसके बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन ये आधा सच है। देखा जाए तो पिछले कई दशकों से जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका इंटरेस्ट ही नहीं था डैम का निर्माण करने में, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। उन्होंने नदियों के रखरखाव को लेकर, बांधों को बनाने को लेकर कुछ ऐसी दिलचस्पी दिखाई ही नहीं कि वहाँ वाटर मैनेजमेंट किया जा सके। और यही देखिए हालात अगर आगे भी रहे तो थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि थोड़ा नहीं, हालात देखकर तो लगता है कि काफी मुश्किल जो है हो जाएगा। जैसे कुछ पिक्चर्स आप देखिए, इन पिक्चर्स को देख के ही थोड़ा सा एक सहानुभूति देखने को मिलने लगती है, क्योंकि इस सारे खेल में जो कि एक राजनीतिक खेल है, इसमें आम आदमी पिसता है और आम आदमी चाहे भारत का हो या पाकिस्तान को, होता तो आम आदमी ही है। अब देखिए, अब आईएमएफ ने क्या किया है, आईएमएफ ने बेसिकली एक बेल आउट पैकेज जो है पाकिस्तान को दे दिया है उनको डिफॉल्ट से सेव करने के लिए। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए आईएमएफ क्या है, एक बैंक है जहाँ पे अलग अलग देश जितनी उनकी अर्थव्यवस्था का आकार है उसके हिसाब से पैसा देते हैं, जो कि उनका कोटा कहलाता है। उसी पैसे को आईएमएफ अपने पास रखता है, जब किसी अन्य देश को जरूरत पड़ती है तो उस पैसे में से वो उधार दे देते हैं। ठीक बात है, पाकिस्तान को भी वो देते थे। तो 2019 से एक प्रोग्राम उनका पाकिस्तान के साथ चल रहा था जिसको बोलते थे EEF। अब देखिए आपने एक ट्वीट देखा होगा जिसमें पाकिस्तान में बधाई चल रही थी कि EEF को जो है रिवाइव कर दिया गया है, तो बधाई हो। तो ये EEF क्या है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी कि देखिए हर देश को उसके हिसाब से कि कितना वो चुका पाएगा कह दिया गया कि आपको जरूरत पड़ने पर इतना पैसा हम उधार देंगे, लेकिन कई बार ज्यादा की जरूरत पड़ जाती है तो मतलब एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ जाती है। तो एक ऐसी ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को दी जा रही थी, लेकिन जो आईएमएफ है उसने भंडारा तो कोई खोल नहीं रखा है। पहली बात तो इंटरेस्ट ले रहा है, दूसरी बात वो कुछ सुधार करने के लिए आपसे कहते हैं, उनकी कुछ शर्तें होती है। इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पे ये शर्तें पाकिस्तान के द्वारा नहीं मानी गई, तो ये जो प्रोग्राम था ये रुक गया, हॉल्ट हो गया था। अब शहबाज शरीफ के टाइम पे अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान पे फिर से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है चीन को साइड करके, तो उन्होंने अपनी शर्तें मनवाई भी हैं, पैसा भी दिया है, तो इसीलिए रिवाइव हुआ है ये जो EEF है, राइट।
डिफॉल्ट ना कर जाए। इस बात का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, आप सामान मंगवा तो लें लेकिन भुगतान ना कर पाए तो क्या होगा? मान लीजिए होटल में खाना खा तो लिया, आप पेमेंट नहीं कर पाए तो बर्तन धुलवाएंगे आपसे। अब किसी देश से वाला बर्तन कैसे धुलवाएं? डिफॉल्ट कर गया तो कर गया, जैसे श्रीलंका के हालात हुए थे। तो पाकिस्तान के वही हालात ना हो जाए, इसके लिए आईएमएफ की तरफ से उनको एक बेल आउट पैकेज दिया गया। बेल आउट मतलब मुसीबत से उनको बाहर निकाल लिया गया। अब ये कब तक है ये हम देखेंगे। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। तो उनको क्या है, फिलहाल मिल गया है पैसा। तो देखिए, कोविड-19 महामारी, यूक्रेन का रूस पर आक्रमण और वैश्विक कीमतों में उछाल, जिसकी वजह से तीव्र आर्थिक संकट का सामना कर रहे कुछ देशों में से एक पाकिस्तान है। बाकी कौन है? तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका, जो मई में डिफॉल्ट कर गए। बांग्लादेश और नेपाल भी आर्थिक परेशानियों का क्या है, सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, हाउ पाकिस्तान कैन रीइग्नाइट इट्स क्रम्बलिंग इकोनॉमी, जहाँ पे ये बताया गया था ना तो वहाँ की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ना ही वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप डीप चेंजेस करने के लिए रेडी हैं। तो ये समस्याएं जो है सिर्फ कुछ दिन दूर हो सकती हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकती जब तक कि वो संरचनात्मक सुधार जो है नहीं कर देते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के दिन थोड़े ज्यादा ही बुरे चल रहे हैं, हेल्प करने वाले हेल्प कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट, जो कि कभी दुश्मन कभी दोस्त बन के सामने आता है, 30 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। इसके अलावा देखिए, इस्लामिक रिलीफ करके मिलता है। तो इस्लामिक रिलीफ यूनाइटेड किंगडम, इस्लामिक रिलीफ यूएसए, इस्लामिक रिलीफ कनाडा, इन सब की तरफ से भी पाकिस्तान को क्या है, अच्छा खासा पैसा फिलहाल के लिए तो मिल गया है, ताकि वो अपने यहाँ बाढ़ को लेके थोड़ा अच्छा काम कर सके। तो देखिए, अब पाकिस्तान ने क्या क्या फिलहाल हासिल कर लिया है। आईएमएफ से 1.1 बिलियन का ऋण सुरक्षित करने में कामयाब रहा है। तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने भोजन वगैरह से उनको हेल्प करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जो है चीन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण वित्त पोषण, तेल का भैया हम लेट से भुगतान करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, और निवेश प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने में कामयाब रहा है। और नकदी की तंगी से जूझ रहा ये देश फिलहाल डिफॉल्ट करने से क्या है, बच गया है। ठीक बात है। अब देखिए, इसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम जो है भारत से भी ट्रेड कर सकते हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को समस्या है कि भारत ने 370 हटा दिया कश्मीर से, तो उनका रोना क्योंकि वहीं पे अटका रहता है। तो अपोजिशन पार्टीज अभी भी क्या है, इस बात को लेकर विरोध कर रही हैं। और ईरान और अफगानिस्तान से भारत प्याज और टमाटर का आयात फिलहाल कर रहा है। लेकिन द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से अगर भारत से वो टमाटर, प्याज, चीनी, इस तरह के आइटम्स ट्रेड करेंगे तो उनको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, सामान की अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहती है, और इन फ्यूचर जो है ट्रेड को नॉर्मल करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन रस्सी जल गई बल नहीं गया वाली कहावत को वो सिद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया ओपन टू सेंडिंग फ्लड एड टू पाकिस्तान बट नॉर्मल ट्रेड वुडंट रिज्यूम एनी टाइम सून। पहली कटिंग में बोला गया कि पाकिस्तान विचार करेगा भारत के साथ व्यापार अच्छा करने पर। दूसरी न्यूज कह रही है हम आपको बाढ़ से बचने के लिए मदद देने को तो तैयार हैं, लेकिन सामान्य व्यापारिक रिश्ते फिर से आए ये अभी जल्द में तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए, कुछ डाटा दिखाया गया है कि अगस्त 9, 2019 में पाकिस्तान ने क्या है, भारत के साथ जो है व्यापार पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर सितंबर 2019 में उन्हें थोड़ा सा हकीकत का ज्ञान हुआ। जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं बेसिकली, वो उन्होंने 2 नोटिफिकेशन जारी करके अपने यहाँ अलाउ कर दिए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट तो देखिए कर ही रहा है उनको, लेकिन साथ में उनके यहाँ से जो इंपोर्ट कर रहा था उसको भी कर रहा है। मतलब हम लोग लिबरल थे। और यहाँ पे एक डाटा दिखाया गया है कि देखिए, उनके जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट था वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा घटा है। ठीक है, इतना ही आपके लिए काफी था, ज्यादा डाटा हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये बताया गया है कि महंगाई की बात हो, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात हो, अभी फ्लड आ गई इसकी बात हो, तो वो लास्ट चीज क्या है जो पाकिस्तान को बचा सकती है? तो द वन एंड ओनली थिंग कि उनकी पाकिस्तान की लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को स्ट्रांग होना पड़ेगा।
और इसका एक उदाहरण देखा जाए तो वहाँ की जो आवाम है उन्होंने बेसिकली अब पाकिस्तान की सेना का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 245 ये कहता है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो सेना आके हेल्प कर सकती है। सेना भी बाढ़ की स्थिति में जब आई है तो गो बैक के नारे पाकिस्तान की आवाम को लगाते हुए देखा जा सकता है। यानी कि वो लोग भी समझ गए हैं जब तक सेना का दखल रहेगा चीज़ों में सुधार नहीं होगा। तो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, इससे पहले इमरान खान की सरकार हो या अभी शहबाज शरीफ की सरकार हो, उन्हें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में लाना ही पड़ेगा। फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए बिना पाकिस्तान का गुजारा नहीं होने वाला है। तो देखिए इस सब से भारत को क्या सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो वापस से आते क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे पर। देखिए पाकिस्तान में बाढ़ आई, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्लेशियर वाला एरिया पड़ जाता है। ग्लेशियर वाला एरिया मतलब यहाँ की जो बर्फ होती है उससे पिघल के नदियों को पानी मिलता है। हमारे में बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, तो इसका मतलब हमें भी अपने डैम्स को अच्छा करने की ज़रूरत है। हमें भी क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है, राइट। दूसरा क्या है, वहाँ की सेना का जिस तरह दखल रहता है इंडिया में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया जो है सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर काम करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बताया हुआ है। सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने अपने क्षेत्राधिकार में सब लोग अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। हाल ही में 15 अगस्त की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था और अपनी इसी डेमोक्रेसी के बल पर भारत आज एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो करते रहना है और अपनी नेबरिंग कंट्रीज के हालात को देखकर जो कुछ सीख मिल रही है उसे बिना खुद गलती किए दूसरों की गलती से सीखने वाली कहावत को सिद्ध करना है। तो इतना देखिए आपको जो है तैयार होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको इंटरेस्टिंग लगा, कि इससे आप काफ़ी चीज़ों को समझ पाने में कामयाब हुए। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।